वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, है ना। तो जो प्लेन मिरर है इसमें कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होता है, वी स्टडी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर, बाय टू प्लेन मिरर। कि भाई दो प्लेन मिरर हैं, वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगे, है ना, कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर, है ना। तो इसका मतलब जस्ट ये हो गया कि जस्ट मैं यहाँ पे दो प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ कि एक प्लेन मिरर आपका ऐसा है और इससे आप एक कोई प्लेन मिरर को इस तरह से ज्वाइन करके रख देते हो, इधर से टू प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, और इसके बीच में हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है दो मिरर आ गए ना, ये सपोज आपका मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया, तो आपको पता है बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे, है ना, कि एक मिरर 1 से जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए एज ऑब्जर्वर वर्क करेगा। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे तो इमेज भी जो होंगे वो मल्टीपल होंगे। तो वही नंबर ऑफ इमेजेस आपको बताना होता है कि भाई इस दोनों से नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे आपके, राइट। तो एकदम सिंपल चीज़ है कि आप इसको ऐसा देख लो कि एक अगर हम इस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर उस पॉइंट को मैं ए ले लूँ और ये ए और ए को ओ को मिलाने वाली लाइन है ना, तो ए ओ को रेडियस लेके अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँ ऐसे, तो जो सारे इमेजेस होंगे इस सर्किल के ऊपर लाई करेंगे, याद रखना, है ना, कि भाई इसके मल्टीपल इमेजेस जो फॉर्म होंगे। तो अगर ओ कोई यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ए और ओ को अगर हम ज्वाइन कर दें और उसको रेडियस लेके अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँ, तो उसको सारे इमेजेस होंगे वो यहाँ पे फॉर्म होंगे कहीं ना कहीं। तो इसका एक जनरल सा रूल होता है ना, कि वैसे तो इसको समझना एकदम आसान सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह से देखूं कि रूल क्या होगा कि इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इमेजेस, कि सबसे पहले आप 360 बाई थीटा कैलकुलेट कर लो, है ना, कि जब हम 360 बाई थीटा करेंगे इस तरह से 360 बाई थीटा निकालेंगे, तो जब 360 बाई थीटा, क्योंकि जो भी इमेजेस होंगे इस पूरे 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को लेके पूरे सर्किल में ही क्या होंगे, सर्किल आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो 360 डिग्री में ही नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे। तो 360 बाई थीटा आप कर दो। अगर ये थीटा किसी केस में आपका इफ इट इज कम्स आउट टू बी द इवन, कि कोई इवन नंबर आ जाता है ना, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं ये आपके हो जाएंगे 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाते हैं, है ना, कि उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, इसलिए आपकी 360 बाई थीटा -1। -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों मिरर की एक इमेज हो सकता है कॉन्साइड कर जाए, तो उसको फिर हम एक ही इमेज काउंट करेंगे ना। ये -1 का सिग्निफिकेंस ये होता है लास्ट टू इमेज, है ना, फ्रॉम बोथ मिरर कॉन्साइड्स, सर तो उनको एक ही काउंट करेंगे? उसको एक ही काउंट करेंगे। बोथ मिरर क्या होंगे बेसिकली आपकी कॉन्साइड्स कर जाएंगे, है ना, कि भाई इससे एक इमेज बना यहाँ पे कहीं पे बन गया इस जगह पे, इससे भी जो इमेज बना वो यहीं पे बन गया, तो वो एक ही इमेज होगा ना, वो इमेज ही क्या करके कॉन्साइड करेंगे, तो वो दो नहीं होंगे। तो अगर इवन आता है तो लास्ट टू इमेज जरूर कॉन्साइड करेंगे, तो लास्ट टू इमेजेस फ्रॉम द बोथ मिरर कॉन्साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे 360 बाई थीटा -1 हो जाता है। अगर ये नंबर ऑड आ जाए कि 360 बाई थीटा आप कैलकुलेट करोगे, ये नंबर अगर ऑड आ जाए तो इसमें फिर दो केसेस होते हैं, है ना, कि पहला केस ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, है ना, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, कि भाई ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो सेम ही होते हैं, कि 360 बाई थीटा -1 हो जाते हैं, सेम ऐसे ही। मतलब इसमें भी लास्ट टू इमेज कॉन्साइड करेंगे, जब भी -1 हम लगा रहे हैं मतलब दो इमेज कॉन्साइड करेंगे। लेकिन ऑड वाले केस में अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में 360 बाई थीटा होता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, कि अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं वो 360 बाई थीटा ही हो जाएंगे, है ना। इसमें मतलब दो इमेज कॉन्साइड नहीं करते हैं, एक मिरर का इमेज कहीं अलग बनेगा, इसका मिरर लास्ट वाला कहीं अलग बनता है,
तो उसको हम 2 इमेज काउंट करेंगे। तो ये तो आ गया इवन होगा तो यही होगा, ऑड में ये 2 केसेस होते हैं, है ना। और नॉन इंटीजर भी आ सकता है, ये जो इवन एंड ऑड की जरूरत थोड़ी है, ये जो नंबर आएगा दिस कैन बी द नॉन इंटीजर ऑल्सो। तो नॉन इंटीजर का मैं आपको बताऊंगा कि नॉन इंटीजर आ जाए तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हम किस तरह से बेसिकली आपके काउंट करते हैं। तो आपका काम तो देखो इसी से चल जाता है, ये चीज़ें अगर आपको पता है तो नॉर्म जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हम क्या कर सकते हैं बेसिकली आपका काउंट कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन थोड़ा सा समझना होता है कि इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ कि सपोज आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं पे भी बीच में है, इसका इस मिरर से एंगल सपोज अल्फा है और इस मिरर से एंगल जो है वो बीटा है, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर पे हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट इमेज होगी इससे, इसको अगर मैं ले लूँ कि ये जो इमेज है ये आपका I1 डैश है, फर्स्ट इमेज, है ना, कि भाई इसकी जो फर्स्ट इमेज है ये आपकी जो I1 डैश है ना। तो ऑब्वियस बात है अगर बीटा एंगल पे रखा हुआ है तो बीटा एंगल पीछे इमेज बन जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा इसलिए आपका बीटा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतनी तो पीछे इमेज बनता है, तो बीटा एंगल पीछे पहला इमेज इसका बन गया, इसको आप लिख लो I2 डैश, है ना, कि भाई ये आपका जो हो गया ये आपका I2 डैश हो गया, है ना। सेकंड मिरर से हम I2 ले रहे हैं। ऐसे ही मैं अगर इससे ले लूंगा तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, है ना। इसको मैं ले लेता हूँ I1, है ना, कि आपका I1 हो गया डैश, यहाँ से हटा दो, I1 एंड I2 बन गया, पहला इमेज आपके ऐसे बन गया। और ये वाला जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, लेकिन रिफ्लेक्शंस तो मल्टीपल होंगे ना। रिफ्लेक्शंस क्या होंगे बेसिकली आपके मल्टीपल होंगे। तो मैं बोलूँगा जो M1 का इमेज है वो M2 के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, कि M1 का जो इमेज होगा वो M2 के लिए कैसे वर्क करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। तो जो M2 की दूसरी इमेज होगी वो यहाँ पे कहीं पे बन जाएगी, है ना। इसको मैं लिख रहा हूँ सपोज आपका I2 डैश। तो ये जो एंगल होगा हम लिख सकते हैं ना कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये बीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला I1 जो है अब वो M2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो M2 से I1 का टोटल एंगल कितना है, बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा है। तो जितना जितने सामने एंगल पे ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, है ना। और ऐसे ही आगे भी बनते जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर हम लिखें कि M1 का सेकंड इमेज कितने एंगल पे बनेगा, तो M1 का जो सेकंड इमेज बनेगा वो यहाँ पे कहीं पे सपोज बन रहा है, तो मैं ये एंगल लिख सकता हूँ कितना होगा, क्योंकि इसका सेकंड इमेज का मतलब है कि M2 का जो फर्स्ट इमेज होगा वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका सेकंड इमेज है इसका एंगल ट्वाइस बीटा प्लस अल्फा हो गया ना, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो आपका ट्वाइस बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही इमेज बनते जाएंगे, है ना। यहाँ भी इमेज बन सकता है, यहाँ पे भी इमेज बन सकता है आपका। तो सर्किल पे सारे इमेज क्या होंगे, लाई करेंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है एंगल का वो ये होता है कि M2 का इमेज M1 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा और M1 का इमेज M2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो इसका जो I1 डैश होगा वो यहाँ पे कहीं बन जाएगा। एंड कीप ऑन फॉर्म, जो कि हम नॉर्मली नॉन इंटीजर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विल एलॉबरेट दिस मेथड, है ना। अदरवाइज तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखना, ये सब आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट हम किसको याद रखेंगे, इस फ्लो चार्ट को। इसी के अकॉर्डिंग छोटा सा टॉपिक है, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, है ना। ये प्लीज बताइए सर I2 डैश के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा था? I2 डैश के लिए ऑब्जेक्ट जो था वो I1 था। ओके सर। I1 अगर ऑब्जेक्ट है तो I1 का M2 से एंगल कितना था, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा पीछे इमेज बन जाएगा, है ना। और I1 डैश के लिए ऑब्जेक्ट I2 था, तो I2 का M1 से एंगल कितना है, अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा, तो अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा पे इमेज बन जाएगा, है ना। ओके सर। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, तो पहले की इमेज दूसरे के लिए कैसे वर्क करती है एज ए ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस। सर ऑड वाला केस बता दो। कौन सा केस, ऑड। ऑड वाला केस। और देखो ऑड में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है ना, एंगल बाइसेक्टर का मतलब अल्फा और बीटा अगर सेम हो जाए, है ना, एकदम बीच में रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं ना वो इतने ही होते हैं,
360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है, अल्फा बीटा अलग अलग है, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा होते हैं। मतलब ये हो गया कि जब इवन आएगा मतलब दोनों के इमेज कॉन्साइड करेंगे तो एक माइनस कर देंगे हम। जब ऑड आएगा और ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा होगा तो भी कॉन्साइड करेंगे, एक माइनस कर देंगे। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे अलग रखा हुआ है, तो उस केस में कॉन्साइड नहीं करते हैं, है ना। वो उसकी ज्योमेट्री से ही हम फाइंड आउट करते हैं सारी चीज़ें। तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो सिंपल 360 बाई थीटा हो जाएंगे। तो ये तो मैंने जस्ट बोला जब इवन एंड ऑड होगा, हो सकता है कि नॉन इंटीजर आ जाए, तो उस केस में कैसे हम करते हैं दैट आई विल टेल यू, कि अभी हम बताऊंगा आपको। है ना। तो ये मैंने बात की, तो थोड़ा सा इसको और मैं थोड़ा सा बताता हूँ रे डायग्राम से। वैसे तो रे डायग्राम आप प्लॉट मत करना, यहाँ पे जब रे डायग्राम आप प्लॉट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इनफैक्ट एंगल ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो जस्ट हम इसी रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। जस्ट समझने के लिए मैंने बना दिया कि किस तरह से आपकी इमेजेस बनेंगी, है ना। अब हम आ जाते हैं, जैसे मैं बहुत सिंपल केस लेता हूँ कि दो मिरर जो है वो परपेंडिकुलर रखे हुए हैं ऐसे, कि टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर, है ना। उस केस में हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि यहाँ पे दो मिरर जो हैं ये इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेस्ड हैं, लाइक दैट, है ना। मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मिरर M1 एंड मिरर M2। है ना, कि दो मिरर इस तरह से आपके परपेंडिकुलर रखे हुए हैं ऐसा। तो आपको पता है कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे इसमें? एनीबॉडी कैन स्टेट कि क्या नंबर ऑफ इमेजेस इसमें फॉर्म होंगे अगर परपेंडिकुलर हैं तो? 3 इमेजेस कितने होंगे इसमें? सर 3 इमेजेस। हाँ 3 इमेजेस हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम निकालेंगे 90 है तो वही हो जाएगा 360 बाई थीटा, तो 360 बाई 90 तो ये 4 आ गया ना। 4 तो इवन है, तो इवन में तो एक ही केस होता है, कहीं भी रखा हो, एंगल बाइसेक्टर पे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रखा हो यहाँ रखा हो कहीं भी रखा हो, इसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे ये आपके 4 - 1 3 हो जाएंगे। इसके बीच में ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी रखा होगा उसके जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे बेसिकली कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। तो जैसे मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो मैंने बोला अगर ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है तो एक आप इस तरह से सर्किल ड्रॉ करोगे, है ना, और इस सर्किल पे ही सारे इमेज लाई करेंगे, इस सर्किल पे ही सारे इमेज क्या होंगे बेसिकली आपके लाई करेंगे। और चूंकि 1 माइनस कर रहे हैं मतलब M1 का लास्ट इमेज और M2 का लास्ट इमेज दोनों एक ही पॉइंट पर बन जाएंगे, है ना, कॉन्साइड्स करेंगे। तो देखो थोड़ा सा रे डायग्राम में हम समझते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस को तो आपने आंसर दे दिया कि भाई रे डायग्राम के टर्म्स में कैसे इमेज फॉर्म हो रहे होंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज स्टार्ट होती है, तो आप कोई भी दो रे ले लो, कि सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इसकी जो इमेज बनेगी वैसी तो बनेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ठीक सामने इसकी एक I1 इमेज बन जाएगी, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ठीक इससे M1 इमेज यहाँ बना देगा, ये I1 ले लो, ये I2 ले लो आपस में, है ना, ये आपका बन गया। तो दो इमेज तो सीधे सीधे बन गए कि ऑब्जेक्ट की इमेज एक यहाँ बन गई, एक ऑब्जेक्ट की इमेज ठीक है यहाँ पे बन गई। और इसका रे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो रे डायग्राम भी एकदम आसान है ना, कि इसके रे डायग्राम को अगर हम बनाए तो कोई भी दो रे ले लो आप ऐसे, है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे ऐसे, कि इस तरह से क्या फॉलो करेंगे इसलिए आपकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके इधर तो डाइवर्ज हो जाएंगी तो आप इसको पीछे ले जाओगे, तो एक यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये बन गया, M2 ने इसकी इमेज बना दी। ऐसे इसका ही बना सकते हैं हम इस तरह से कि सेम नंबर ऑफ रेस कोई भी आप यहाँ से ले लो इस तरह से, ये आपका M1 से, तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी पीछे ले जाएंगे तो I1 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो M1 से रिफ्लेक्शन हुआ तो I1 फॉर्म हो गया, M2 से रिफ्लेक्शन हुआ तो I2 फॉर्म हो गया। तो दो का तो क्लियर हो गया कि दो इमेज तो फॉर्म हो गई है। व्हाट अबाउट द थर्ड? ये जो थर्ड होगा ये कैसे फॉर्म हो रहा है?
ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ये थर्ड इमेज का रे डायग्राम कैसा होगा? कि भाई दो इमेज तो मुझे समझ में आ गई बिल्कुल, थर्ड इमेज कैसे फॉर्म होगी? कोई आइडिया दे सकता है क्या मुझे कि भाई यहाँ से रे गई और रिफ्लेक्ट? सर ए से हाँ बोलो बेटा। ए पॉइंट से सर I1 से M2 तक, I1 से M2 पर रिफ्लेक्शन। पता है कि I1 एज ए वर्क करता है ऑब्जेक्ट, वो तो समझने का एक तरीका है कि भाई यहाँ M2 के लिए I1 एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो इमेज फॉर्म कहीं पे हो जाएगी, और I2 M1 के लिए करेगा तो इमेज फॉर्म हो जाएगी, दोनों कॉन्साइड करेंगी। मैं तो रे डायग्राम के टर्म्स में सोच रहा हूँ। सर हम एक रे इन्फिनिटी से ले आए पीछे से, ओके फिर। नहीं, इन्फिनिटिव से लाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डबल रिफ्लेक्शन ले लो ना। अभी तो आप सिंगल रिफ्लेक्शन ले रहे हो, आप डबल रिफ्लेक्शन भी तो ले सकते हो, कोई रे इधर भी तो जाएगी ऐसे, कि इस तरह से भी तो रे जाएंगे कुछ ऐसे, तो ये दोबारा भी तो रिफ्लेक्ट हो सकती है ऐसे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इससे और फिर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएंगी, ये ऐसा। या मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट फॉर अ मोमेंट कि भाई सिंगल रिफ्लेक्शन से तो आपने इस तरह से बना दिया, अब हम डबल रिफ्लेक्शन की भी तो बात कर सकते हैं। कोई रे आपकी इस तरह से आप ले लो, कोई भी दो रे, है ना। जब सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो यहीं पे इमेज बन जाएगी, लेकिन ये रेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे तो आएगी। और इस तरह से मैं डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से आपके रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, तो इसको पीछे जब ले जाओगे आप ऐसे, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे थर्ड इमेज बन जाएगी। तो जब हम बोलते हैं ना कि इसकी इमेज M2 के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, उसका मतलब होता है कि M1 से रे रिफ्लेक्ट होके M2 पे स्ट्राइक करेगी। इनडायरेक्टली मतलब उसका ये होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि M1 की जो I1 इमेज है वो M2 के लिए कैसे वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट, तो उसका इनडायरेक्टली मतलब ये हो जाएगा कि M1 से रिफ्लेक्ट होके M2 पे रह जाएगी। या उल्टा भी हो सकता था, जैसे मैंने अभी ऐसे लिया है, मैं पहले इसमें ले जाऊं फिर इसमें ले जाऊं फिर ऐसे ले जाऊं, है ना। तो वही चीज़ है कि इस I2 की इमेज यहाँ पे एक I2 डैश बन जाएगी, ये M2 मिरर से बना है, और यहाँ से भी एक इमेज बन जाएगी आपकी M1 से, या आपकी I1 डैश बन जाएगी, ये दोनों सेम पॉइंट पे बन जाएंगे, है ना। तो तीन इमेज बन गई, एक इमेज I1 हो गई, एक I2 हो गई, और I1 डैश एंड I2 डैश जो है वो एक ही पॉइंट पे कंसेप्ट कर गई। वही चीज़ है कि जो ये वाली इमेज है ये सिंगल रिफ्लेक्शन से बन रही है, ये वाली इमेज भी सिंगल रिफ्लेक्शन से बन रही है, लेकिन जो थर्ड इमेज है वो डबल रिफ्लेक्शन से बन रही है ना। क्योंकि हम बोल रहे हैं I1 जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, या I2 जो इमेज होगा वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट, तो डबल रिफ्लेक्शन से इसकी इमेज क्या हो रही है, बेसिकली आपकी फॉर्म हो रही है। तो ये थोड़ा सा रे डायग्राम के टर्म्स में मैंने समझा दिया आपको। अब इसी चीज़ को थोड़ा अगर हम सोचें कि नहीं इसमें हम अप्लाई करें तो बनाना बड़ा मुश्किल होगा ना, होगा तो वही चीज़, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे, लेकिन इसको प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सिंपलेस्ट केस जो होता है 90, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा ये कंसेप्चुअली ये चीज़ें क्लियर हो। तो लिख लो आप इस तरह से, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस आ गए। तो कभी ऑड होगा कभी इवन होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि दो मिरर के बीच में एंगल जो है ना, कि अगर दो मिरर हम ऐसा ले लें यहाँ पे, इनके बीच में एंगल में अगर ले लूँ 72 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे अगर 72 डिग्री ले लें तो? इफ थीटा इज 72 डिग्री, सर 5। नंबर ऑफ इमेजेस 5 होंगे। हाँ वो डिपेंड करेगा भाई, 360 बाई थीटा तो 5 आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है, लेकिन इसके बाद होगा कि एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया ना। तो अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 4 हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, है ना, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो 5 ही होंगे, है ना। तो याद रखिए इवन में तो कोई चांस ही नहीं है, इवन में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे 4 आया तो एक माइनस होगा ही होगा, लास्ट वाली इमेज कॉन्साइड करेंगी ही करेंगी। वो आप थोड़ा सा सर्किल की उससे देख भी सकते हो बस में।
लास्ट इमेज इसमें कॉन्साइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ये ऐसा ऑड आ जाए तो उसमें हम श्योर नहीं हो सकते हैं, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है तो 4 ही होगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो कितना हो जाएगा, सिंपली आपका 5 हो जाएगा। तो ऑड एंड इवन में हम इस तरह से एनालाइज करते हैं। तो अब नॉन, सर जो हाँ बताओ। सर जो उस डायग्राम में हमारी थर्ड इमेज फॉर्म हुई, वो विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव से हम I1 को ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, I1 को एज ए ऑब्जेक्ट मान लेंगे, वो मानते हैं, मतलब होता नहीं है वो। ऑब्जेक्ट मानने का मतलब है रिफ्लेक्शन ही होता है, आप ध्यान रखना कि भाई ऑब्जेक्ट मानने का मतलब जो होगा वो रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे कि भाई पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ, जब सेकंड मिरर में रे फॉल हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये I1 से आती हुई दिखेगी। इसको पीछे ले जाएंगे तो I1 तक आ जाएगी। तो सेकंड मिरर के लिए I1 से रे आ रही है, मतलब सेकंड मिरर के लिए I1 एज ए इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपका आ जाएगा, है ना। तो रे का मतलब होता है रे कहाँ से आ रही है, तो रे जहां से आती हुई किसी को दिखती है उस ऑप्टिकल चीज के लिए वो ऑब्जेक्ट होता है ना, कि जहां से आती हुई दिखती है वो उस ऑप्टिकल चीज के लिए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये अपने लिखना है इसमें। सर दो मिरर को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करके रखते हैं, फिर क्या होगा? अलाइनर करने का क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, एक ही मिरर हो जाएगा वो। अच्छा, एक ही को स्ट्राइक करेगी, राइट? वो तो एक ही मिरर हो जाएगा ना, एक मिरर तो छुप ही गया पीछे, नहीं वो तो, यस सर। उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं सर, वर्चुअल इमेज में तो आएगी दिक्कत बनने में। अरे वर्चुअली यार, एक में एक मिरर को दूसरे मिरर में अगर ऐसे रख दें तो क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो खत्म हो गया ना, ऐसे बात कर रहे हो आप ऐसे। एक मिरर ऐसा है, इसके ऊपर एक और मिरर आप ऐसे रख दो तो एक ही मिरर बन जाएगा ये तो। यहाँ से जब रे जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको पहुंच ही नहीं पाएगी रे दूसरे तक, तो बीच में तो सिल्वरिंग होती है ना पीछे, यस सर। क्रॉस थोड़ी कर सकती है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ पैरेलल होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होंगे, वो हम जानते ही हैं कि दो मिरर अगर पैरेलल रखे हुए हैं ऐसे, और इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई, तो इसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है वो इनफाइनाइट होती है, बार बार रिफ्लेक्शन होता रहेगा, बहुत सारी इमेज बनेंगी, है ना। 360 बाई थीटा से ही ले लो, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर दो मिरर जो हैं वो कैसे हैं, बेसिकली आपके पैरेलल, तो पैरेलल मिरर के केस में नंबर ऑफ इमेजेस आपकी इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो ये हम कर सकते हैं, राइट, ये आपने कर लिया ऐसे। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब हम आ जाते हैं, अगर किसी केस में नॉन इंटीजर आ जाता है तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, वो जनरल मेथड है, नॉन इंटीजर वाला जो मेथड है वो ऑड और इवन में भी सेम मेथड ही यूज होगा। तो हम जस्ट एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक टेबल बना के अपने आप सॉल्व हो जाएगा वो, है ना, अपने आप ही आपकी आ जाएगी कि अगर नॉन इंटीजर आ जाता है। और भी मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं लेकिन मैं मैथमेटिकल ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना। मैं जस्ट आपका सिंपल जो एनालिसिस होगा उससे बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर नॉन इंटीजर हो जाए, तो नॉन इंटीजर का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि दो मिरर्स हैं ऐसे, ये ऐसे, इसके बीच में एंगल सपोज 35 डिग्री है ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होता है वो भी दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड होगा वो यहाँ पे कहीं पे प्लेस्ड है। एक मिरर से 15 डिग्री एंगल बना रहा है और एक मिरर से 35 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 35 है ना। तो इससे मुझे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं, तो जब मैं 360 बाई थीटा करूंगा तो ये नॉन इंटीजर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअली आपका नॉन इंटीजर, है ना। तो नॉन इंटीजर में एकदम सिंपल सा आप क्या करो, दो मिरर को आप ऐसा ले लो, ये M1 है ये M2 है, और यहाँ पे जस्ट एक आप टेबल फॉर्म कर लो, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी आपकी।
इस तरह से हम क्या फॉर्म कर लेंगे बेसिकली आपका टेबल, है ना। और ये जो टेबल होगा इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना। ये जो टेबल होगा इसमें एक जगह हम ले लेते हैं कि एंगल ऑफ इमेज फ्रॉम द M1 और एक जगह ले लेते हैं एंगल ऑफ इमेज फ्रॉम द M2। पहले में हम ले लेते हैं एंगल ऑफ इमेज फ्रॉम M1 कि फर्स्ट मिरर से एंगल ऑफ इमेज क्या बनेगा, और सेकंड में हम ले लेते हैं एंगल ऑफ इमेज फ्रॉम M2, है ना। इसके मैथमेटिकल मेथड भी होते हैं लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं थीटा 50 नहीं होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 20 डिग्री है ये, दिस एंगल इज 20 डिग्री। एक एंगल 15 है और दूसरा 20 है, और दोनों के बीच में एंगल जो है 35 डिग्री है, कि 15, 20 एंड 35 डिग्री, है ना। तो मैं इस पे आता हूँ कि जो इमेज बनेगा वो M1 M2 से उसका एंगल क्या होगा। तो फर्स्ट इमेज जो था वो तो सीधे आ जाएगा, क्या आपको पता है सारे सर्किल पे लाई जब करेंगे ऐसे, है ना, कि सारे अगर ये सर्किल पे लाई करेंगे ऐसे, है ना, तो जो पहला M1 से इमेज होगा तो 20 डिग्री पे बन जाएगा, तो 20 डिग्री आपने लिख लिया। M2 का पहला इमेज जो होगा 15 डिग्री पे बन जाएगा। पहले इमेज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसी में आप एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करते जाओ तो अगले आ जाएगा। जैसे 20 में अगर मैंने 35 ऐड कर दिया यहाँ पे 35 डिग्री, तो अगला इमेज जो बनेगा वो 55 डिग्री पे बन जाएगा, है ना। मैंने वही यूज़ किया कि अगर इसका जो इमेज है वो यहाँ पे अगर 20 डिग्री पे बन गया, है ना, 20 डिग्री पे अगर बन गया ये, तो ये जो इमेज होगा ये M2 के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो 20 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर ऐड ही तो हो गया। तो जो इसका जो इमेज होगा दूसरा वाला, पहला इमेज तो 15 पे बन गया, दूसरा जो इमेज बनेगा वो 20 प्लस 35 55 डिग्री पे बन जाएगा ना। इसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए आपको, है ना, कि भाई पहला तो 20 पे बन गया, इसका फर्स्ट इमेज जो बना है वो 15 पे बना है ना। अगर मैं दूसरा इमेज बनाऊं इसका, तो जस्ट आपका ये वाला जो टोटल एंगल पूरा ये ले लेंगे ना, तो 20 में आपने एंगल बिटवीन द मिरर ऐड कर दिया, तो उतने ही पीछे आपका सेकंड इमेज बन जाएगा इसका, तो 55 आ गया। ऐसे ही इसमें 35 ऐड कर देंगे तो इसकी दूसरी इमेज आ जाएगी, तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। फिर से ऐड करते जाओ आप इसमें 35 ऐड कर देंगे तो ये आपका 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये 80 डिग्री पे आ जाएगा, है ना। कि 15 में आपने 35, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ मैं, ये गलत लिख रहा हूँ, ये आपका गया कि 15 में हम 35 क्या करेंगे बेसिकली आपका ऐड कर देंगे, तो ये आपका 50 डिग्री पे बन जाएगा। अगेन 35 ऐड करेंगे तो ये 85 पे बन जाएगा। इसमें 35 ऐड तो ये आपका 90 पे बन जाएगा, है ना। 90 में 35 ऐड कर देंगे, 90 में 35 आपका ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 125 डिग्री, है ना। 85 में ये ऐड कर देंगे हम इसमें 35, है ना, तो ये आपका 120 डिग्री पे आ जाएगा, है ना। ये कितना गया बेसिकली आपका 120 डिग्री। तो ऐसे इमेज, है ना, कि आपको सबका एंगल भी आता जा रहा है कि इसकी पहली इमेज 20, दूसरी 50, दूसरी 90, ये आपका 120 पे आ जाएगा। 120 में 35 आप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 155, इसमें ऐड कर देंगे 35 तो ये आपका 160 हो जाएगा, बस इतना ही, है ना। इसके बाद आपको मूव नहीं करना है, क्योंकि ये ऐड हम तभी तक करेंगे जब तक कि एंगल 180 डिग्री नहीं हो जाए, क्योंकि अब अगर हम 35 इसमें ऐड करेंगे तो वो एंगल तो 180 से बड़ा हो जाएगा ना, इसमें 35 ऐड करेंगे तो वो भी 180 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको तब तक ऐड करना है जब तक कि एंगल 180 नहीं हो जाए, है ना। 180 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, वाई नॉट मोर देन 180 डिग्री। सर इमेज रिपीट करेंगी? इमेज सर रे रिपीट नहीं रिफ्लेक्ट ही करेगी, नहीं होगी। हाँ रे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, या जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के पीछे ही तो बनेगी। आप समझ रहे हो, ये कोई अगर मैं इससे इमेज ले रहा हूं तो इसकी इमेज जो बनेगी, आपने बोला कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सिंगल मिरर आपने यहाँ पे रखा
तो इसकी इमेज इस तरह से एक सर्किल पे लाई करेगी। तो जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो यहाँ तो बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है ना। यहाँ से आप एंगल मेजर करते जाओगे ऐसे कि यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, लेकिन ये मिरर उसके ऊपर नहीं बन सकती है ना। 180 से ज़्यादा होने का मतलब जो हो गया मिरर, तो इमेज तो यहाँ पे बन गई कहीं पे। तो वर्चुअल इमेज कोई मिरर के सामने थोड़ी बन जाएगी, है ना। तो सिंपल सा हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज कैन नॉट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। वही बात है जो ये बोल रहे हैं कि उसके बाद रे का रिफ्लेक्शन जो होगा उस पर लाई नहीं करेगी। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप एंगल काउंट करते गए। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मिरर के ऊपर आ जाएगा। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, सो एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से एंगल कम ही होगा आपका। तो हम काउंट करते जाएंगे, 180 से कम आ जाएगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस आ गई कि M1 ने 1 2 3 4 5 इमेज बनाई, और इसने भी कितनी इमेज बनाई, 1 2 3 4 5 इमेज बना दी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे इसमें, 10। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे इसमें, 10 हो जाएंगे, है ना। ठीक कर रहा हूँ क्या, देखो जरा सा कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं, नहीं सही है ये, है ना। कि भाई इधर से आपका 5 इमेज यहाँ से बन गई और 5 इमेज यहाँ से बन गई। अगला अगर मैं ऐड करूँगा 35 तो ये तो 95 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन अब एक चीज़ और बच गई कि क्या पता जब आप इस तरह से इमेज बना रहे थे तो यहाँ पे ये कॉन्साइड कर जाती हो लास्ट इमेज, तो 9 भी तो हो सकती थी। इमेज हो सकता है कॉन्साइड कर जाती, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो सकती थी, 9 भी आपकी हो सकती थी, है ना। तो 9 क्यों नहीं होगी इसमें, वो चेक कैसे करेंगे हम इसमें कि लास्ट इमेज कॉन्साइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो एंगल बाइसेक्टर पे थोड़ी है हमारा। नहीं, देखो अभी तो हमने वो ऑड इवन का तो केस ही नहीं रखा ना, वो तो आपका ऑड एंड इवन का केस था। इसमें चेक करने का तरीका ये होता है, आप सिंपल सा लॉजिक है आप समझना कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। हाँ, एंगल ऐड करके, बिल्कुल सही है। इस सारे एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो 360 होना चाहिए। आप समझ गए, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि सारे एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो 360 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि लॉजिक सिंपल सा है कि अगर इमेज कोई कॉन्साइड कर रही है, इस केस में हो सकता नहीं कर रही होगी, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बन गई। सपोज आपका ये लास्ट इमेज बन गया इसका M1 का, है ना, कि M1 का लास्ट इमेज यहाँ पे कहीं पे बन गया, और M2 का, और जो M1 का लास्ट इमेज है वो यहाँ पे कहीं पे बन गया, यहीं पे बन रहा है आपका। दोनों का इमेज, लास्ट इमेज यहीं पे बन रहा है। तो ये इमेज तभी बनेगा ना एक ही जगह पे जब हम ये एंगल ले लेंगे ऐसे, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपरी रखना आप ऐसे, है ना, कि भाई ये वाला एंगल आप ले लोगे कोई ऐसे, और एक एंगल आप यहाँ से ले लोगे। अगर ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, इन सबका सम 360 होना चाहिए ना, तभी तो दोनों इमेज कॉन्साइड करेंगे। कि इसके जो लास्ट एंगल है और इसका जो लास्ट एंगल होगा उसको ऐड कर देंगे एंगल बिटवीन द मिरर से, तो वो 360 डिग्री होना चाहिए, तभी दो इमेज क्या करेगी, कॉन्साइड करेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, इफ सम ऑफ लास्ट टू एंगल from M1 and M2 and angle between the mirror, between mirror is 360 degree, then last two image coincide, last two image coincides, है ना, कि sum of the two angle from the mirror M1 and M2 and angle to the mirror is 360 डिग्री, तो लार्ज इमेज कॉन्साइड करती है। तो इसमें चेक कर लेते हैं
कि इसमें कॉन्साइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो यही कंसेप्ट अगर मैं इसमें लगाऊं तो ये आपका हो गया 160 प्लस 155 प्लस 35, कितना आ रहा आपका, चेक कर लो, है ना। क्या इससे आ रहा आपका, ये एंगल का सम क्या आ रहा है 360, 350। कितना आ रहा आपका 350, यस 350 आ रहा है, मतलब लास्ट इमेज डू नॉट कॉन्साइड, डू नॉट कॉन्साइड। तो लास्ट इमेज अगर कॉन्साइड नहीं करेंगी तो नंबर ऑफ इमेजेस केस में आंसर 10 ही आ जाएगा, कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसलिए आपके 10 हो जाएंगे, मतलब लास्ट दो इमेज में 10 डिग्री का डिफरेंस होगा, या I1 I2 एक जगह पे नहीं बनेंगे बल्कि 10 डिग्री के डिफरेंस पे बनेंगे। तो इस टेबल से सब चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं कि भाई हर इमेज की एंगुलर पोजीशन आपको पता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ बनेगा, है ना। एंगुलर पोजीशन आपको पता है कि हर इमेज की यहाँ पे क्या जगह, इसलिए आपकी एंगुलर पोजीशन आपको पता है, और सम करके एंगल 350 आ रहा है, मतलब लास्ट के दो इमेज के बीच में एंगुलर सेपरेशन 10 डिग्री का होगा। तो ये जनरल तरीका होता है, इसको चाहो तो आप इवन एंड ऑड केस में भी यूज़ कर लो, है ना, इवन एंड ऑड के केस में भी इसको यूज़ कर लोगे आप, है ना। ये थोड़ा सा एक जनरल मेथड है, तो इस तरह से हम करते हैं इसे, है ना। तो इतना ही जानना है आपको, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितने फॉर्म होंगे। सर 360 से ऊपर जा सकता है सम? नहीं, 360 से ऊपर कैसे जाएगा यार, अरे आप समझ नहीं रहे, यहाँ पे 180 से, यहाँ से इमेज कुछ बनेगा लास्ट वाला, यहाँ से इमेज बनेगा, तो पूरा सर्कल जब कंप्लीट होगा तो एंगल 360 डिग्री होगा ना, उससे ज़्यादा कैसे, यस यस सर। तो 360 होगा ना। और 180 से ज़्यादा सिंगल मिरर का कोई एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 180 से ज़्यादा होने का मतलब मिरर के ऊपर इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज तो ऊपर बनती नहीं है, वो तो पीछे ही बनेगी ना मिरर के, है ना, कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, बेसिकली आपके मिरर के पीछे ही बनेगी, है ना। ये आप इस तरह से solve करें। तो इसके ऊपर इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा, मोस्टली तो उस टेबल से ही हो जाएगा आपका काम, ये तो जस्ट मैंने बता दिया आपको, इस टेबल को ही यूज़ कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए मैंने रे डायग्राम भी बना दिया है और ये टेबल बना के भी समझा दिया मैंने, ठीक है। तो एक तो टॉपिक प्लेन मिरर में पहला ये होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नोन एज अ फील्ड ऑफ व्यू, ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, FOV, है ना। यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं बेसिकली आपका FOV का, प्लेन मिरर में ही, है ना, फील्ड ऑफ व्यू, है ना। वी इन शॉर्ट वी कॉल इट एज FOV। कि भाई फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है ना। फील्ड ऑफ व्यू को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू इज रीजन in front of mirror, in front of mirror where reflected rays are present, where reflected rays are present, है ना, कि वो रीजन है इन फ्रंट ऑफ मिरर जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होती हैं, इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज, व्यू इमेज, है ना, कि इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज आई ऑफ ऑब्जर्वर should present in field of view, field of view, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी चीज की इमेज को हम कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आपके अंदर, आई के अंदर जाती है तो इमेज दिखता है, अगर रिफ्लेक्टेड रेज आई के अंदर जा ही नहीं रही है तो उसको इमेज को हम देख नहीं पाएंगे ना,
तो भाई किसी भी इमेज को देखने का तरीका ही तो होता है कि ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके आपके आई में अंदर है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे आपके आई में जाएगी तभी आप उस इमेज को देख पाओगे। तो फील्ड ऑफ इमेज व्यू का रिलेशन है कि किसी इमेज को हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, है ना। अगर आपकी आई जो है फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है तभी आप उसको देख पाओगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एकदम सिंपल चीज है कि ये कोई मिरर है, इसके सामने आपने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी, आई बन गई। तो अगर ऑब्जर्वर इसके सामने से इमेज देख रहा है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं है, आप एक्सट्रीम ले लोगे कि एक रे आप इस एक्सट्रीम से ले लो, इसके बियॉन्ड तो मिरर है ही नहीं, एक रे आप इस एक्सट्रीम से ले लो, इसके बियॉन्ड तो कोई मिरर है ही नहीं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई ऐसे, तो यहाँ से आते हुए दिखेंगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रेस हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रेस की ये बाउंड्री हो गई ना, है ना, कि रिफ्लेक्टेड रेस की बाउंड्री हो गई। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? ये जहां जहां रिफ्लेक्टेड रेस, बीच में हर जगह पे रिफ्लेक्टेड रेस होंगी क्योंकि रेस यहाँ से भी तो जाएंगे ऐसे, ये तो मैंने एक्सट्रीम ले लिया है। तो जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो ये रीजन हो जाएगा इस तरह से। ये जो इसके इन फ्रंट ऑफ व्यू में जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे एफ होगी। ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये जो शेडेड पोर्शन है वही इसका क्या हो जाएगा इसलिए आपका फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस इमेज को देखना चाहता है तो उसकी आई इस फील्ड व्यू ऑफ व्यू में होना चाहिए। आँख बना लो एक, अगर फील्ड ऑफ व्यू में होगा तो रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर आई के अंदर रेस जा रही होंगी तो उस इमेज को देख पाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, तो वो तो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है ना, तो इमेज तो फॉर्म हो ही रही है लेकिन उसको देख नहीं पा रहा है क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर उसके आई के अंदर रेस नहीं जा रही। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ऑब्जर्वर, है ना, कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, है ना, तो चलते जाएगा, जैसे ये इसके अंदर जाएगा इसको ये इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी और इमेज इसको दिखती रहेगी जब तक कि ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर नहीं चला जाए, है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू यही होता है कि किसी भी मिरर के सामने वो एरिया या स्पेस जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका फील्ड ऑफ व्यू। और अगर इमेज को आपको देखना है तो ऑब्जर्वर की आई को फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये आपका कैसे। अब एक चीज आ गई, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को वैसे पता होता है कि अगर आपको अपनी पूरी इमेज किसी प्लेन मिरर में देखनी है तो मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू आवर हाइट। कितना होना चाहिए? सर हमारी हाइट के बराबर होना चाहिए कम से कम। ना, ये तो गलत है। व्हाट शुड बी, सर हमारी हाइट के हाफ के बराबर। हाँ, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, है ना, टू व्यू कंप्लीट इमेज, है ना। पूरी इमेज अगर देखना है तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो h/2 वाला सही बता रहे हैं कि ये जो होनी चाहिए दैट शुड बी, इसका जो आंसर ये होगा हाफ ऑफ हाइट, हाफ ऑफ हाइट। भाई किसी पर्सन की हाइट का अगर हाफ मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर है तो अपनी कंप्लीट इमेज उसमें देख सकता है, पूरा होने की जरूरत नहीं है ना। कि व्हाट्स द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू व्यू कंप्लीट इमेज, उसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ द हाइट। तो जो भी उसकी हाइट है, अगर वो 6 फीट का है तो 3 फीट का मिरर चाहिए, है ना। अगर वो 7 फीट का है तो 3.5 फीट का चाहिए, तो हाफ हाइट से हो जाएगा। तो उसका मैं प्रोसेस थोड़ा समझाता हूँ कि वो प्रोसेस एक्चुअली है क्या, कि कैसे वो हाफ में ही देख पाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कोई वॉल है जिसमें आपने मिरर हैंग कर दिया ऐसे, है ना। मिरर को ऐसे जमीन पे नहीं रखना है ना, कि भाई वो कैसे पोजीशन होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिनिमम का मतलब है कि एक
कंडीशन के अंदर ही होगा वो, कि कंडीशन के क्या होगा, अंदर होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर ले लिया ऐसे, जिसकी मुझे लेंथ निकालनी है। भाई कितने लेंथ का मिरर मैं वॉल पे हैंग करूँ ताकि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ फ्लोर पे तो मुझे पूरी इमेज इसकी दिखाई दे, अपनी दिखाई दे इस मिरर के अंदर। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, हमारे लिए पर्सन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। अब जो पर्सन है उसका मतलब है कि पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। ये आपका कोई पर्सन खड़ा है, तो पर्सन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इसका फिट की पोजीशन, एक उसका हेड, और तीसरी उसकी आई की लोकेशन। ये आपका तीसरी क्या हो जाएगी, इसकी आई की लोकेशन, है ना। तो क्योंकि रेज आई में तो जाएंगी तो उसकी इमेज देखेगा वो। तो जैसे इसको फिट देखना है, क्योंकि फिट एंड हेड अगर दिख रहा है तो बीच के सारे पॉइंट्स दिखेंगे, है ना। वो विड्थ भी हो जाएगी, वाइड मिरर होगा आपका, ये तो जस्ट हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। तो अगर उसको हेड एंड फिट दिख रहा है तो मतलब उसको पूरा इमेज दिख रहा होगा आपको। तो देखो हम देखते हैं कि भाई फिट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फिट से इस तरह से रे अगर जाए और यहाँ पे स्ट्राइक करके आई के अंदर एंटर हो जाए एक एंड से, तो उसको फिट दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट ये तो होता है कि रे रिफ्लेक्ट होकर आई के अंदर जानी चाहिए। हाँ, अगर इससे ऊपर आप मिरर खिसका दोगे तो फिट नहीं दिखाई देगा आपका। तो एटलीस्ट मिरर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ से अगर मिरर को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तब तो रे इस तरह से जाएंगे तो इधर चली जाएंगे ना, तो उसको फिट नहीं दिखाई देगा। हेड का भी ऐसे हो जाएगा कि हेड के टिप से कोई रे ऐसे जाएगी, है ना, और वो रिफ्लेक्ट होके आई के अंदर आ जाएगी ऐसे, जैसा, है ना। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही हमेशा, कि हमेशा क्या चीज फॉलो होगा, बेसिकली आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियस बात है इमेज कैसे फॉर्म होगा, अब 2 रे मिल गई रिफ्लेक्टेड तो हम इमेज फॉर्म कर देंगे कि इसको आप पीछे ले जाओगे यहाँ पे, तो सेम डिस्टेंस पीछे यहाँ पे हेड की इमेज बन जाएगी, इसको हम पीछे ले जाएंगे तो सेम डिस्टेंस पीछे यहाँ पे फिर फिट की इमेज बन जाएगी एफ डैश, और इसके बीच में फिर सारे पॉइंट होंगे आपके। ये मिनिमम डायग्राम, कंडीशन का डायग्राम मैंने बना दिया कि फिर से एक एंड पे स्ट्राइक करके आई के अंदर, दूसरे एंड पे स्ट्राइक करके आई के अंदर। इसके लिए अभी लेंथ निकालना है, इसके लिए आपको लेंथ निकालना है। तो आपको पता है कि अगर ये आई की हाइट में यहाँ से h1 ले लूँ, है ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल कोई अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो अगर ये एंगल दोनों सेम है तो हाइट भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी ना। तो ये वाली जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, आपको मिरर को h1/2 हाइट पे रखना होगा एटलीस्ट। अगर इससे ऊपर रखोगे तो आपको फिट की इमेज नहीं दिखाई देगी। ऐसे यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो अगर हेड से मैं मिरर की डिस्टेंस लिखना चाहूँ, अगर ये वाली चीज अगर मैं ले लेता हूँ कि S2 है, हेड और आई के बीच का सेपरेशन, तो एटलीस्ट मिरर आपका जो होना चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम में अलग सा बना हुआ है, आप थोड़ा देख लेना इसे, है ना, कि ये जो होना चाहिए वो H2/2 होना चाहिए, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से फॉलो होगा ना, यहाँ भी क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका H2/2 हो जाएगा, है ना। मतलब मिरर को ऐसा नहीं कि कहीं भी रख देंगे तो पूरी इमेज बन जाएगी। आपकी जो भी फिट से आई के बीच की डिस्टेंस है उसके हाफ से मिरर स्टार्ट होना चाहिए, और जो भी आपके हेड से आई की डिस्टेंस है उस लेवल, हेड के लेवल से उससे हाफ से मिरर यहाँ पे होना चाहिए। इससे अगर नीचे होगा तो हेड नहीं दिखाई देगा। तो आप देख लो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, पूरा h1+h2 ही तो है टोटल हाइट ऑफ द पर्सन। तो ये h2/2 है, ये h1/2 है, तो ये वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, h1+h2/2, है ना। तो वही मैंने बोला है कि जो लेंथ ऑफ द मिरर होनी चाहिए वो h1+h2/2 होनी चाहिए, है ना। ये मिनिमम पॉसिबल है। इसमें अगर इतने लेंथ का मिरर अगर हम अप्रोप्रिएट पोजीशन पे, जैसे मैंने शो किया है, वहां पे अगर हम वॉल में हैंग कर दें तो आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी, है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। तो इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं। बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ है ना। ये h1/2 क्यों हो गया, क्योंकि अल्फा अल्फा सेम है, यहाँ पे बीटा बीटा सेम होंगे तो h2/2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये स्टार्टिंग में ये फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
है ना, ये आपका आएगा इस तरह से। तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस। है ना, ये आपका गया। तो वो सही है कि हाफ ऑफ द हाइट अगर होगा और अप्रोप्रिएट जगह पे रखा होगा तो हम पूरी इमेज देख सकते हैं। मिनिमम का मतलब वही है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आपका जाएगा। तो इस अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व जो करने हैं वो फील्ड ऑफ व्यू पे ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको थोड़ा सा पैटर्न करो, फील्ड ऑफ व्यू एंड नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर। नंबर ऑफ इमेजेस पे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, क्योंकि उसमें तो सब चीज़ें थ्योरी के अंदर ही आ जाती है। वो सारे केस तो आए गए हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस आप बता ही दोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ होता है ये, है ना। तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसके थ्रू थोड़ी सी और थ्योरी सीखते हैं हम। ज़्यादा थ्योरी तो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल से ही सीखते हैं। थ्योरी के नाम पे तो बहुत कम चीज़ है। थ्योरी में क्या है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही तो है। बाकी सारी चीज़ें तो हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही सीखेंगे, जो भी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना। तो जस्ट आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स। हाँ, कहीं अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो मुझे बताना, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ दो, फिर मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। ये ऐसा है, डायग्राम बना ही देते हैं एक अलग सा। ये आपका हो गया। इस एंड का कोऑर्डिनेट है 4,2, इसका है 4,3, एंड ए जो रखा हुआ है 2,0 का रखा हुआ है ना। ऐसा बना हुआ आपका FOV से रिलेशन है इसका। Find out the region on y-axis where reflected rays are present. मतलब किस y कोऑर्डिनेट से किस y कोऑर्डिनेट तक रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होंगे।
ऑब्जेक्ट ए पे है, रमेश ये तो नहीं आ रहा। कल दूंगा मैं आपको वीक में क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं आपको। हाँ, कल होमवर्क दे दूंगा मैं आपको मॉड्यूल का पूरा, मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, है ना। इसमें एक तो सही आ रहा है, दूसरा सही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। एक सही आ रहा है आपका, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सही आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सही नहीं आ रहा है। हाँ, लक्ष्य, your answer is correct. Now your answer is correct. Ramesh, your answer is correct. निहाल रावत, your answer is correct. सही बता रहा हूँ। बस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करना होता है इसमें, है ना। सबसे आसान तरीका है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एक ही चीज होती है एफओवी की, टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सिमिलैरिटी यूज करेंगे, अपने आप आ जाएगा, है ना। कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आप यूज करोगे, यू विल गेट योर आंसर। एफओवी का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करना, बाकी कुछ भी नहीं उसमें होता है। ये था, एक कोऑर्डिनेट सही आ रहा है, दूसरा सही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इससे, है ना। काफी लोगों का सही आंसर आया वैसे तो। सुहाना, एक सबका पहला सही आ रहा है, दूसरा क्यों गलत कर रहे हो आप लोग। पहला तो सबका सही आ रहा है, कोई कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट मैंने गलत तो नहीं दे रखी है। फर्स्ट सबका सही आ रहा है, 6 आ रहा है सही, है ना। इसका आंसर है कि भाई 6 से 9 तक, 6 कोऑर्डिनेट से 9 कोऑर्डिनेट तक रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होंगी। मैं रे डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मेन चीज तो रे डायग्राम ही है। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं हम इसका, जो है ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट होती है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे स्टार्ट हुई, एक एंड पे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे ऐसे, रे ऐसे चली गई, है ना। और इसको पीछे ले जाएंगे हम इस तरह से, उसके बाद दूसरी रे यहाँ से ले लो आप इस तरह से, है ना। सेकेंड रे जो है वो आपकी दूसरे एज पे जाके स्ट्राइक करेगी, ये तो तरीका होता है। और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, है ना। कि ये भी क्या हो जाएगा, एक्जेक्टली आपकी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ये ऐसा चली गई, तो इधर तो रे डाइवर्ज हो रही है, लेकिन पीछे ले जाएंगे तो एक ही इमेज यहाँ पे ए डैश पे बन जाएगी, है ना। तो जो फील्ड ऑफ व्यू होगा मिरर के सामने वो रीजन होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होती है। तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो यही तो है, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है इस तरह से, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू, हाँ यही तो आपका फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो यही चीज तो है आपकी, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। इसमें अगर ऑब्जर्वर की आई प्रेजेंट होगी तो उसको एक ही इमेज ए डैश दिखेगी, है ना। तो आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है कि वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये, तो वाई को इधर एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे हम करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन बना लूंगा ऐसे, और आपको पता है 2 अगर सामने ऑब्जेक्ट है तो 2 पीछे इमेज बनेगी, तो मतलब ये चीज जो है अगर वो 2 है, ये भी पीछे 2 हो जाएगा, है ना। ये भी पीछे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे ऑब्जेक्ट है 4 पे मिरर है, तो ये बीच का 2 हो जाएगा, तो 2 पीछे इमेज बन गया, और इसके वाई कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे 2 ही है। तो आप 2 ट्राइंगल सिमिलर ले लो, कौन से ट्राइंगल सिमिलर ले लेंगे, एक तो मैंने बोला ए डैश, यहाँ पे हो गया बी, है ना, और यहाँ पे आप सी ले लो, और ये आप डी ले लो। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल जो मैं ले रहा हूं वो कौन से ले रहा हूं, ध्यान रखना कि एक मैंने ले लिया ट्राइंगल ए डैश बी सी इज सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल ए डैश डी एंड ओ एंड डी, ए डैश ओ एंड डी, तो ये आपका आ जाएगा। तो अगर डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर सपोज ये y1 है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे ना, हम लिख लेंगे y1 बाई इसकी हाइट 2 है, इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस ले लेंगे, है ना। तो इसका तो 2 था, और इसका जो बेस है वो था, ये चीज 2 है, 2 2 2 6 हो जाएगी, है ना। ये बेस इसका कितना हो, सॉरी इसकी हाइट तो 2 होगी ना, y1 बाई 2, सॉरी गलत ले रहा हूँ मैं, कोई भी एक चीज ले लो, परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हैं पहले हम, तो y1 बाई 2 आपने परपेंडिकुलर का रेशियो ले लिया है, तो आप बेस का रेशियो ले लेंगे, तो y1 का बेस जो है वो 6 है, सही है, और इसका बेसिकली आपका 2 है, तो यहाँ से y1 जो होगा वो 6 आ जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट 6 तो आ गया। अब ये एंड कहाँ होगा वहाँ भी निकाल लेंगे, अगर ये पॉइंट ई है जहाँ पे कट कर रहा है, तो अगेन सिमिलरिटी आपको लगाना है ना। ये पॉइंट आप ई ले लो, ये पॉइंट एफ ले लो, तो अब जो आप ट्राइंगल लोगे वो कौन सा ले लोगे, ट्राइंगल ए डैश बी एंड एफ एंड ट्राइंगल ए डैश ओ एंड ई, ए डैश ओ एंड ई पूरा, इसमें वही चीज है। तो सपोज यहाँ की वाली अब कोऑर्डिनेट जो है वो y2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 बाई इसका बेस, तो बेस तो इसका 6 ही है, सॉरी एक कोई चीज लो कंफ्यूजन होगी, y2 बाई इसकी हाइट, तो इसकी हाइट अब जो होगी वो 3 हो गई ना, तो y2 बाई 3 हो गया, इक्वल टू बेस, है ना, कि बेस का रेशियो हम ले लेते हैं, तो बेस का जो रेशियो हो जाएगा आपको पता है इसका तो 6 है, इसका 2 है, तो यहाँ से y2 की वैल्यू नहीं ना रही आपकी, तो आपका आंसर आ गया 6 to 9 तक। वही सिमिलर ट्रायंगल आपको बात करनी है कि कौन कौन से ट्रायंगल बेसिकली इसमें सिमिलर है, मतलब कोई पर्सन अगर है यहाँ पे खड़ा है, तो अगर उसकी हाइट 6 फीट से कम है तो उसको ये इमेज नहीं दिखेगी, अगर 9 फीट से ज़्यादा है तो भी इमेज नहीं दिखेगी, 6 और 9 फीट के बीच में है तो इमेज वो देख पाएगा। तो जस्ट थोड़ा सा ज्योमेट्री, इसलिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं कि थोड़ा सा डायग्राम की इसमें इंपॉर्टेंस होती है, बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं, है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। एफओवी हम इस रीजन को बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज ए फील्ड ऑफ व्यू, ये आपका आएगा। y2 की वैल्यू नहीं आ गई, तो 6 से 9 तक आ गया, है ना। तो 6 से 9 में वो रेस कट करेंगे इसे, रिफ्लेक्टेड रेस,
So this way we can solve. ये क्वेश्चन तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे. हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही थी. मैं बताता हूँ. एक्चुअली में क्या है ना, मैंने डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना दिया था. एक्चुअली में डायग्राम तो ये होगा ये, कि भाई मिरर ऐसे रखा होगा, रे ऐसे जा रही होगी, बस वही था. मैंने ऊपर से बना दिया था. तो सॉल्व करके मेरा आंसर तो आ गया था. ये वाला एंगल आपने निकाल लिया था 30 डिग्री. तो उसमें कोई डाउट नहीं है, 30 डिग्री सही आंसर है ना. लेकिन किसी स्टूडेंट ने ये किया कि उन्होंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया इन दोनों का, कि भाई ये आपका है E1 यूनिट वेक्टर और ये आपका है E2 यूनिट वेक्टर. तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो E1 यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ E2 यूनिट वेक्टर ले लेंगे. ये हो जाएगा मॉड ऑफ E1 इंटू मॉड ऑफ E2 इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा. तो जब E1 और E2 का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से -2. -2 आ रहा है. कितना आ रहा है चेक करो जरा. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -1/2. -1/2 आ रहा है. ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये आपका हो जाएगा -1/2. मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 है ही, इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई वो -1/2 आ गई. मतलब थीटा जो होगा 120 डिग्री हो जाएगा. तो अब ये थीटा कौन सा 120 डिग्री होगा, ये ध्यान देना आपने. एंगल बिटवीन द वेक्टर हम तब लेते हैं ना जब दोनों की या तो टेल कौन साइड हो या हेड कौन साइड हो. तो ये एंगल 120 डिग्री नहीं है, है ना. इसमें अगर हम ये सोचें कि मेरा ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो गलत है वो, है ना. ये वाला एंगल थोड़ी 120 डिग्री है. ये एंगल बिटवीन द वेक्टर थोड़ी होगा क्योंकि इसके हेड से टेल कॉन्साइड हो रहा है. वी कैन नॉट से दिस एंगल इज 120 डिग्री. अगर इस एंगल को मैं 120 ले लूँगा तब तो एंगल आपका 60 आ जाएगा. तीनों गलत है. एंगल जो 120 होगा वो ये वाला होगा ना. जब मैं इसको आगे ले जाकर टेल टेल कॉन्साइड करूंगा तो दिस एंगल इज 120 डिग्री. एंगल बिटवीन द वेक्टर हम तब लेते हैं जब दोनों की टेल कॉन्साइड होती है. तो ये 120 डिग्री होगा, ये 60 हो जाएगा. मतलब ये 30 डिग्री 30 डिग्री. तो दोनों वेज से आंसर सेम ही आता है, 30 डिग्री आता है. कर सकते हैं ऐसे. मैंने तो प्रोजेक्शन से ले लिया था, आप इससे ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे. कर सकते हैं ऐसे डॉट प्रोडक्ट से. तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो 30 डिग्री होगा. So this way we can find it. Okay. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई है क्या. ये भी करेंगे अभी हम. पहले मैं इसको कर लूँ जरा सा. यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन.
FOV का क्वेश्चन ही है भी। हाँ, सुहाना नाउ और आंसर इज करेक्ट। निहाल योर आंसर इज करेक्ट। यथार्थ आंसर सही है आपका। एकाग्र सही है, पीयूष शाह सही है, अंकुश वर्मा सही है। यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, सिमिलैरिटी और ट्रायंगल यूज करना, और तो कुछ इसमें है नहीं। बड़ा एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही बड़ा होता है। मतलब 12th में चैप्टर्स के नंबर्स तो कम है, लेकिन कुछ चैप्टर बड़े हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स, बाकी तो छोटे चैप्टर। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ आपको, क्योंकि इसी क्वेश्चंस को फिर हम बार बार नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी आपको, है ना। मैं बताता हूँ। आई शेयर सम न्यू पेज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है। ओके, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी सही है, डी फॉर दिल्ली, है ना। डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर है आपका। इसमें ये बोला हुआ है कि ये कोई मिरर है ऐसा, ये मिरर की लेंथ जो इसने दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, और इसके सामने एक बी कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से आपको एल दी हुई है ना। और इसके पीछे कोई पर्सन इस तरह से वॉक करता हुआ जा रहा है इस लाइन पे, है ना। किस तरह से क्या करते हुआ जा रहा है, बेसिकली आपका वॉक करता हुआ है, तो उसको इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी, ये इसने पूछा हुआ है। और एक चीज और इसने दे रखी है कि जो ये वॉक कर रहा था, है ना, तो आपके 2L पे कर रहा था यहाँ से, तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से L है। बस आपको फील्ड ऑफ व्यू बताना है कि भाई एक रे आप यहाँ से स्टार्ट कर दो
रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। एक रे आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ये पूरा हो जाएगा जो मैंने इस लेयर, इस दोनों बाउंड्रीज के बीच में है, इसको पीछे ले जाएंगे। तो जो बी का इमेज है बी डैश यहाँ पे बन जाएगा। इसी को तो देखना है आपको, आपको बी को थोड़ी देखना है, बी डैश को देखना है। तो एल सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो एल पीछे इमेज बन जाएगा। बस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि आपको ये तो निकालना है ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस कोई भी आप ले लो, y है सपोज, ये पूरी डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिमिलर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कि d बाई एल शुड बी इक्वल टू द y बाई 3l। हो गया। इसमें क्या करना है, तो भाई ये d है, इसका ये हाइट वाला l है। अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूँ ऐसे, तो ये इसका y है, तो ये टोटल हाइट l l l 3l हो जाएगी ना। तो यहाँ से आपका एल एल कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 3d हो जाएगी। 3d का ऑप्शन मतलब जो आपका डी ऑप्शन था वो सही था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ट्रायंगल मैंने ये वाला ले लिया। ये लाइन अगर ए बी है और ये अगर सी डी है, ये जो चीज़ लिखी है मैंने लिखी है ट्रायंगल ए बी बी डैश के लिए। और ये जो चीज़ मैंने लिखा है सिमिलर ट्रायंगल जो होगा वो आपका हो जाएगा सी डी इंटू बी डैश, है ना। सी डी इंटू बी डैश पूरा ट्रायंगल होता है। तो उसके लिए लिखेंगे तो y की वैल्यू 3d हो जाएगी, है ना। तो 3d डिस्टेंस तक इसको इमेज दिखेगा, है ना? तो कई बार टाइम भी पूछते हैं कि अगर ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो कितने टाइम तक दिखेगा। तो टाइम इज इक्वल टू 3d बाई वी हो जाएगा। इतने टाइम तक इसको इमेज दिखता रहेगा इसका, है ना? जब तक वो फील्ड ऑफ व्यू में है। इमेज की हमेशा फील्ड ऑफ, है ना, ध्यान कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी है। तो कल हम प्लेन मिरर ही पढ़ेंगे, है ना। मेरे ख्याल से कल प्लेन मिरर आपके ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सारे मॉडल के क्वेश्चन जो प्लेन मिरर के हैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। नेक्स्ट वीक फिर हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।